रिवाइज करते कि कल क्या क्या क्वेश्चन हुए. ओके. Let me share the screen. Yeah, is it visible? Yes, yes. Um, okay, chats में भी आंसर है, ठीक है. Okay. Okay. तो अब बिफोर स्टार्टिंग फॉर दिस टुडेज क्वेश्चंस, अभी पिछले कल के क्वेश्चंस पर हम वापस आते हैं. जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हुआ था. फर्स्ट कल हमने देखा था एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक्स. वो फर्स्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कार्डानेज एल्गोरिथम. देन सेकंड क्वेश्चन वाज रोटेट एरे. नाउ रोटेट एरे में हमने एक ब्रूट फोर्स भी मैं बोल रहा था कि यू कैन हैव अ डिफरेंट एरे, और उसके अंदर हम डायरेक्टली के स्टेप्स के बाद we can put elements in a different array और उसको बाद में replace करके void, because it was void ना, so हम बाद में उसमें वापस replace कर सकते थे elements. That was one day, but we used an observation कि अगर हम reverse करें the whole array and then reverse k elements first and then reverse the remaining part, we get the output array same as the rotation after k steps. So that was the second question, and the third question was majority element, जिसमें हमने लगाया था I guess Moyer Borez वोटिंग वाला एल्गोरिथम. सो याद है ना सबको अभी वोटिंग वाला एल्गोरिथम क्या था. तीनों अलग अलग एल्गोरिथम्स थे. फर्स्ट तो हमने पैटर्नाइज एल्गोरिथम लिया, फिर देन वी वर लुकिंग एट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रोटेटिंग, एंड थर्ड वी वर हैविंग वोटिंग वाला एल्गोरिथम where we had a candidate and count हम store कर रहे थे. So that were the three questions yesterday. Now let's start with this today's first question. So first question is about finding all numbers disappeared in an array. Uh, तो सिंपल है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन array of nums of n integers where nums of I is in range of 1 to n. So सारे एलिमेंट्स की जो भी वैल्यूज है वो 1 to n के बीच में ही होगी, and we have to return the elements that are not there in the array in 1 to n range. मतलब हमें जो भी array दिया है उसमें n elements है, n elements में कुछ कुछ डुप्लीकेट हुआ है. तो यहाँ पर 2 डुप्लीकेट हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ कुछ एलिमेंट्स इस array में नहीं है, दैट आर 5 एंड 6. तो हमें बस वो बताना है कि कौन से एलिमेंट्स नहीं है. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. आई गेस एक सिंपल सा अप्रोच एनीबडी कैन गिव आंसर टू. लाइक सिंपल सा अप्रोच है एक तो. वी कैन यूज अ डाटा स्ट्रक्चर. आई वेट फॉर 3 सेकंड्स. चैट में आंसर दे दोगे. Basically we can use basic hash map to oh sorry hash set, and we can just have all these elements in the hash set कि अगर उस एलिमेंट को हमने hash set में देखा है then it is present. So कौन से elements 1 to n में present नहीं है, that we will check, and that will be our answer. So that is the simplest approach. So everybody got that approach. Okay, chat में आंसर है कुछ. Boolean vector as a flag maybe. Boolean vector. Okay, so you are thinking of another. Okay, you are thinking Boolean vector की उसमें अगर present है तो फिर हम उसको true करेंगे, बाकी अगर present नहीं है तो फिर वो false रहेगा. That is a way to go for it, but it will increase our complexity ना कि flag array अगर हम ले रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है.
That is a nice try. Uh, Again, another was, we can have a boolean array, same, सेम अर्बन में भी सेम लिखा तो वही boolean array यूज़ कर सकते हो बट hash set is basically again we are increasing the space complexity. तो ऐसा नहीं है कि hash set को मेमोरी नहीं लगती but in when we are using the boolean array or something we have predefined कि मतलब कितना space complexity होगा वो हमें पहले से पता होता है but hash set is bit optimized you can say उसके उसको इंटरनली वर्किंग के लिए हैशिंग वगैरह के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रखती है बट स्टोरिंग के लिए वो सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करेगा जितने प्रेजेंट है उतने ही स्टोर करेगा सो यहाँ पर अगर समझो यहाँ पर सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स थे और वो तीन चार बार रिपीट हो रहे होते तो हैश सेट वुड हैव ओनली कंसिडर्ड दीज थ्री एलिमेंट्स तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता कंपेरेटिवली अब ये हम केसेस अलग अलग लेकर कर सकते हैं बट कंपेरेटिवली हैश सेट अगर काफ़ी रिपीटिशन से तो बेटर है बट स्टिल दैट इज़ नॉट दी ऑप्टिमम अप्रोच बाय द वे सो ऑप्टिमम अप्रोच थोड़ा सा अलग है वी हैव टू यूज स्वैपिंग एंड एरे की नॉलेज टू सो स्क्रीन शॉट आई गेस आई एम बैक तो मैंने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लिया सो बस हमने क्या बोला कि एक तो एरे हम हैश सेट से कर सकते हैं आई गेस वी हैव अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे जाते हैं सॉल्यूशन इनसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे रहेगा उसका अप्रोच सो व्हाट आई सेड वाज आई वाज यूजिंग हैश सेट अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि ओ ऑफ एन हैश सेट का भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है लेकिन स्टोरेज के लिए कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा और ओ ऑफ एन में काम हो जाएगा उसका कुछ कोड आप देख सकते हो यहाँ पर बस अप्रोच क्या है कि हैश सेट में स्टोर कर रहा है सारे नंबर्स को आइट्रेट कर रहे हैं वन टू एन एंड चेक कर रहे हैं कि नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम हैश सेट कौन से फ्रॉम दिस वन टू एन अब उसके लिए हम सिंपल सी हमें पता है कि इस कंटेन्स वाला फंक्शन होता है सो वन कॉल में हमें पता चल जाता है कि वो है कि नहीं हैश सेट so that we will use. Uh, Again, we are iterating through the range of 1 to n. Uh, One question to all of you. Is there a way to iterate through hash set? अब आपकी लैंग्वेज के अबाउट शायद अलग अलग होगा फंक्शंस के नाम बट इज इट पॉसिबल चैट में क्या चैट में भी किसी ने आंसर गेस आपने सो मैं बता देता हूँ कि हैश सेट में डायरेक्टली देयर इज नो प्रोविजन कि आइटरेट थ्रू अ हैश सेट बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड सो ऑर्डर में तो कहाँ से हम इंडेक्सिंग करके आइटरेट करें बट इन basically languages में we have different you can say you have different libraries कि वो libraries हमें कुछ चीज़ें करने के लिए ऑप्शन देती है सो सिमिलरली फॉर हैश सेट वी हैव अ लाइब्रेरी ऑफ आइट्रेटर्स कि हैश सेट को हम आइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग दैट आइट्रेटर्स लाइब्रेरी अभी वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टिंग में दिखाना इज हार्ड लिटिल हार्डर और वैसे भी आइट्रेटर्स को यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट्स और उसका खुद का अलग कॉम्प्लेक्सिटी रहता है so other than so for this question at least ये iterating through the 1 to n elements through the n elements is a faster way so ये तो हो ही गया but again this is not the best solution अब बेस्ट सॉल्यूशन क्या है तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम इन प्लेस ही मॉडिफिकेशंस करें अब ये थोड़ा सा अलग वे है कि लुक एट द क्वेश्चन अब एरे में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे कुछ एरेज हैं
और उसमें से ये निकालना है। लेकिन हमें बताया क्या गया है कि 1 to n एलिमेंट्स ही है उसमें, ओके? उसके बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है। सो वी कैन जस्ट से कि 1 to n एलिमेंट्स है, तो इन आइडियल केस अगर हम उन 1 to n एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में रखें और देखें, तो अगर कोई एलिमेंट वहाँ पर गलत पोजीशन पे है, मतलब वो वाला एलिमेंट उस एरे में नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर वो एलिमेंट है प्रेजेंट, तो हम उसे उस के अबाउट, उस एरे में उस इंडेक्स के अबाउट डालेंगे, बिकॉज 1 to n है। और अगर वो एलिमेंट उसके सही इंडेक्स पे नहीं मिल रहा है, मतलब वो एलिमेंट वहाँ पर उस एरे में नहीं होना चाहिए। एक ऐसा लॉजिक बनाकर हम पहले क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, करेक्ट पोजीशन पे डालो, एंड उसके बाद आइट्रेट करो थ्रू दी एरे और चेक करो कि वो करेक्ट पोजीशन पे आपको मिल रहा है क्या। अगर करेक्ट पोजीशन पे आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस nums array, that element is not present। बस यही लॉजिक लगा है यहाँ पर। Yes, yes, yeah. सो वही लॉजिक लगा है यहाँ पर कि हम पहले तो स्वैपिंग कर रहे हैं कि एलिमेंट अगर नम्स ऑफ आई है, अगर वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, देन टेम्पररी एलिमेंट लेके हम जैसे स्वैपिंग करते हैं वो स्वैपिंग किया है, और बाद में आगे के एलिमेंट पे गए। अगर वो सेम करेक्ट पोजीशन पे है, तो फिर हम आगे के एलिमेंट पे गए। दैट थिंग इज यूज कि हम 1 to n की रेंज को लेवरेज कर रहे हैं, करेक्ट पोजीशन पे सब डाल रहे हैं और ट्रैवर्स कर रहे हैं। इस सिंपल सी चीज़ से हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगती है, एंड एरे कांस्टेंट टाइम नहीं होता सब कुछ। अब दैट इज़ वे मोर एफिशिएंट कि आप एक तो स्पेस भी नहीं ले रहे हो, और हैश सेट के जैसा इंटरनली कॉम्प्लेक्स चीज़ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज लाइब्रेरी इंपोर्ट्स ऑल्सो कैन बी टेकन अकाउंट इन दिस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इस तरीके से दो अप्रोचेस हैं कि पहले तो हम हैश सेट से सिंपली हैश सेट में पुट करके उसकी इस कंटेंट्स वाले फंक्शन के यूज से सारे चीज़ें चेक कर रहे हैं। एंड इन सेकेंड वन वी आर यूजिंग एन इन प्लेस मॉडिफिकेशन। ये एक इन प्लेस मॉडिफिकेशन का आइडिया थोड़ा सा समझ लो कि 1 to n एलिमेंट्स है, हमारा इंडेक्सेस 0 to n-1 होगा, तो 1 वाला एलिमेंट 0 पोजीशन पे आना चाहिए अगर एरे में है प्रेजेंट। दैट वे वी विल डू, करेक्ट पोजीशन पे आना चाहिए। बस उस तरीके से हम अगर जाएँ और इसको करेक्टली पोजीशन करें और उसके बाद उसको ट्रैवर्स करें, दैट इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ पर बाकी कुछ बताने जैसा भी नहीं है, काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की अप्रोच है। अगेन वो फिर यही असल में फॉलो अप क्वेश्चन भी वही था कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह नहीं लेनी। अगर हम दोनों सब्मिशंस को देखें ना, तो आई गेस हैश सेट का फर्स्ट, yeah, first this was really bad, 12% था, but in here when we are using some in place modifications, that is way faster। So that is what I wanted to tell you। So दोनों approaches I guess समझ में आ गए थे ना, काफ़ी सिंपल है वो। तो यस, ओके, अगर कुछ डाउट्स है इधर तक अभी तक के क्वेश्चंस पे तो पूछ सकते हो। ओके, देन आई स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। ओके सर, I will go to the next question। संजय, are you there? हाँ हाँ, मैं शुरू करता हूँ। Okay। ओके, तो जैसे मैंने कल कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा पहले देख के आने का, तो किसी ने देखा है क्वेश्चन? ये तीनों में से कोई भी एक। हेलो।
देखा है किसी ने? ओके, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। बट हाँ, ये सब सर्वेश ने आपके यस लिए बोला। सजेशन। ओके, ओके, ओके। हाँ, हाँ, तो अच्छा कुछ है क्या? अप्रोच सोचा उसके बारे में? उसके बारे में कुछ अप्रोच सोचा आपने? हेलो? हेलो? सर्वेश, कि किस तरह से या कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम वो इसको अचीव कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को? हेलो? ओके, ओके, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सीधा फिर क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं, अगर किसी ने देखा नहीं है तो। लेकिन फिर से एक बार से आप एक बार कैसा हर क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्टली फ़ोन रीडिंग लोगे तो कैसा आपके वो एक नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एबिलिटी बिल्ड नहीं होगा। तो कम से कम एक क्वेश्चन पे 20 मिनट्स तो स्पेंड करो, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने में। और उसके बाद अगर ना हो तो दूसरे के कॉन्सेप्ट देखा करो कभी भी, या फिर जो स्टोरी इसको सॉल्व करने में यूज़ होती है वो देखा करो। कोड में एकदम एंड टू एंड जाना, बिकॉज़ कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टोरी या उसके पीछे कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं प्रेज़ेंट करता हूँ सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, तो मेरा स्क्रीन विज़िबल है ना सब? हाँ, तो जैसे कि प्रीफिक्स सम हमने पहले डे पे भी कवर किया था, देन कल भी कवर किया। किसी ने तो पूछा था उसके वजह से हमने कल भी कवर किया है, एंड देन आज भी उसकी थोड़ी मदद लेंगे। और मैंने उस दिन एक चीज़ कही थी करके कि हम प्रीफिक्स सम तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे हम, जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो, ठीक है? बट उसमें एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें नेगेटिव नंबर्स भी थे, और जो हमारा स्लाइडिंग विंडो है, वो नेगेटिव नंबर को हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमने स्लाइडिंग विंडो नहीं यूज़ की थी, ओके? तो वो स क्वेश्चन आप जाना फिर से, अगर आपको देखना हो तो जाके देख लेना। उसमें नेगेटिव नंबर थे, इसके लिए हमने वहाँ पे प्रीफिक्स सम ये यूज़ किया, एंड देन डायरेक्टली ब्रूट फोर्स अप्रोच किया, हर एक सबस्ट्रिंग कंप्यूट की, एंड देन आंसर दिया, ओके? बट यहाँ पे जो हमको हाइलाइट किया गया है वर्डिंग, ये ध्यान देने की बात है कि एक पॉजिटिव इंटीजर टारगेट होगा, एंड देन जो नम्स वैल्यू होगी, नम्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी, वो सब पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो इसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं, ओके? तो इसकी जब ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे तो हम स्लाइडिंग विंडो के बारे में जानेंगे, तो लेकिन उससे पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देख लेते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने किया था, वैसे ही करेंगे सेम। तो सबसे पहले प्रीफिक्स सम आपको सब पता है ना? एक बार येस से सब लोग येस डाल दो चैट बॉक्स में, तो मेरे को पता चल जाए, नहीं तो फिर मेरे को फिर से रिपीट करना पड़ेगा ब्रूट फो ये क्या कहते हैं प्रीफिक्स सम। तो एक बार सब लोग येस डाल दो अगर आपको पता है प्रीफिक्स सम क्या होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर्वेश, और बाकी सब फटाफट कीजिए ना, तो सेशन जल्दी आगे बढ़ेगा। जल्दी इंटरैक्ट कीजिए ना जल्दी से। बाकी सब वैष्णवी, ईशा और ओके, ओके, तो मोस्ट ऑफ द जनों को आता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर किसी को नहीं आता है तो किसी दिन अगर हमारे पास टाइम बचा रहेगा तो प्रीफिक्स सम को फिर से कवर कर लेंगे हम। ओके, तो प्रीफिक्स सम तो क्या होता था कि हर एक एलिमेंट, अगर हम अरे के कोई भी पोज़ीशन पे खड़े हैं तो उसके पिछले वाले जो भी प्रीवियस एलिमेंट है उसका सम अप होगा उस पॉइंट पे। उस एलिमेंट तक का सम अप होगा उस पॉइंट पे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक हर एक सबस्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे, 2 लेंथ की जनरेट करने की कोशिश करेंगे, 3 लेंथ की करेंगे, एन तक जाएँगे। ओके? और अब हम यहाँ पे 1 टू एन ही क्यों जा रहे हैं? बिकॉज़ हमारे क्वेश्चन का जो मोटिव है वो कहा गया है कि मिनिमम साइज़ सब एरे सम, मतलब हमको सम अचीव तो करना है, और बट हाँ, इसमें एक कैच है कि पिछले वाले में तो टारगेटेड सम था, लेकिन इसमें हमको एक फ्रीडम दी गई है कि इक्वल टू या ग्रेटर देन भी हो सकता है तो भी चलेगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है ना? सम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ, बरोबर, सम इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है। हाँ, तो इसमें एक हमको एक छूट दी गई है जो हमको तो मेबी हेल्पफुल हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, nth की तरफ जाएँगे, बिकॉज़ हमको मिनिमम बोला है तो हम लोग शुरुआती मिनिमम से करते हैं, और जहाँ पे भी अगर हमको आंसर मिल गया कि हाँ, सम इसके बराबर आ रहा है या फिर इसके ग्रेटर देन आ रहा है, मिनिमम लेंथ पे ही वहीं पे हम चीज़ों को रिटर्न कर देंगे। ओके? तो हम लोग
पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सबस्ट्रिंग्स कैसे डिराइव की थी कि 2 पॉइंटर्स लगाए थे हमने मतलब 2 फॉर लूप लगाए थे, एक आउटर फॉर लूप था, एक इनर फॉर लूप था, ठीक है? आउटर फॉर लूप क्या करता था स्टार्ट पोज़ीशन को डिफाइन करता था और इनर लूप था जो कि एंड पोज़ीशन को डिफाइन करता था। समझ लो कि हमारा जो आउटर पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज़ कर दिया i इक्वल टू 0 पे एंड देन हमने जो इनर लूप है उसमें एंड को डिफाइन कर दिया। अब दोनों 0-0 पे क्यों इनिशियलाइज़ किए गए? ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए इनिशियलाइज़ किए गए बिकॉज़ अगर 1 पे कर देंगे तो यहाँ पे 0 एंड 1 दोनों इंक्लूड हो जाएँगे। तो 1 लेंथ वाला जो हमारा सब एरे रहेगा वो छूट जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है कि 0 को भी लिया है। मीन्स सेम पोज़ीशन से ही आपका जो पॉइंटर्स है वो इनिशियलाइज़ हो रहे हैं। यहाँ पे चल के देख लेते हैं। हुँ, हाँ, आउटर लूप देखो 0 पे इनिशियलाइज़ हो रहा है एंड देन इनर लूप भी उधर से चालू हो जाता है एंड तो हम क्या करेंगे 0 पे करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा पहला प्रीफिक्स हम कैलकुलेट होगा मतलब जो मैंने बताया था कि अगर हमको कोई सब एरे के बीच में का अगर निकालना है तो सिर्फ़ 2 जो लास्ट पोज़ीशन है एंड फर्स्ट पोज़ीशन है उसकी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो जो भी बीच में का सम रहेगा वो हमको मिल जाएगा। तो वैसे करते-करते एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा, एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। पोज़ीशन 0 रहेगी कभी, कभी 1 रहेगी और ये ट्रैवल करते एंड तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे करते-करते हमको तो मिल जाएगा, जो कि हमने पिछले सम में किया था फर्स्ट डे पे। लेकिन अब ये थोड़ा हार्ड अप्रोच हो जाएगा बिकॉज़ इसमें n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। क्या अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किसकी मदद से? स्लाइडिंग विंडो की मदद से। और स्लाइडिंग विंडो हम क्यों इसमें लगा पा रहे हैं बिकॉज़ इसमें सब पॉज़िटिव इंटीजर ओके। तो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है? सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो मानते हैं हमारे पास एक अरे है 1, 2, 3, 4, 5 अब विंडो 1 लेंथ की हो सकती है, 2 लेंथ की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है। मतलब मतलब 1 से लेके जो लेंथ है ऐरे की ऐरे की जो लेंथ है, वहाँ तक हो सकती है। विंडो हो सकती है ना कभी भी, विंडो तो कितनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक विंडो इनिशियलाइज़ करेंगे सबसे पहले मिनिमम से शुरू करेंगे बिकॉज़ मिनिमम सब एरे चाहिए। तो 1 से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या इसका सम हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर या ज़्यादा है? नहीं, अगर रहेगा तो हाँ। फिर देन आगे बढ़ेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, देन अगर यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नॉर्मल ट्रैवर्सल ही हो रहा है, बिकॉज़ हम लोग 1 लेंथ पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम 2 लेंथ पे पहुँचेंगे ना, तो आपको इसका एक्चुअल में मीनिंग पता चलेगा। अब इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक प्री कंप्यूट क्या करके रखते हैं। मतलब हम लोग जब फिक्स साइज़ पे काम करते हैं ना, तो एक सम कैलकुलेट करके रखते हैं। जैसे कि अगर हमने 1 लेंथ पे किया है, तो हम पहले एलिमेंट का लेंथ क्या हो मतलब ये सॉरी इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग पहले लेंथ पे ही काम कर रहे हैं, 1 लेंथ पे काम कर रहे हैं, तो 1 लेंथ का क्या इसके अंदर हो सकता है? मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा इसका सम? 1 ही होगा, ओके? फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो 1 लेंथ ही लेना है। जब हम आगे बढ़े, तो हम क्या करेंगे? पिछले वाले को माइनस कर देंगे और आगे वाले को प्लस कर देंगे। इसमें क्या आ जाएगा? नम्स आई माइनस 1 पिछले को माइनस कर दिया एंड देन आगे वाले को प्लस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आप समझ लीजिए नम्स जो भी है चीज़ें एंड देन आई, ओके? हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार हमारी जो विंडो की साइज़ है वो फिक्स रह रही है और हमारा विंडो आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे वाले को छोड़ते जा रहा है। और जब यहाँ पे आ गया तो इसका सम क्या हो जाएगा अभी? 1 था, तो वो हट के हो गया 2 ठीक है? हट के हो गया 2 क्या ये टारगेट एलिमेंट के बराबर है या ज़्यादा है? तो हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा आंसर, अगर नहीं है तो हम फिर से आगे बढ़ जाएँगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज़ हमारा 1 लेंथ है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, 2 फिर से माइनस हो जाएगा। 2 माइनस होगा तो 0 और ऐड होगा 3 तो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा 3। फिर चेक करेंगे हम लोग क्या ये टारगेट एलिमेंट के बराबर है या कम है। तो वैसे करते-करते यहाँ तक तो हम पहुँच जाएँगे। अभी यहाँ पे बहुत जनों को समझा नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे 1 लेंथ था। लेकिन जब ये 2 लेंथ पे जाएगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं एक बार अरे तो अब मैंने पहले बताया था कि स्लाइडिंग विंडो में सबसे पहले जो फर्स्ट विंडो रहती है उसको हम लोग प्री कंप्यूट करते हैं, ओके? तो यहाँ पे अभी हमारा जो पहला विंडो था वो 1 लेंथ का था, वो तो कवर हो गया। अब हम लेते हैं दूसरे लेंथ का विंडो। फिर 2 लेंथ की सारी विंडोज़ का हम सम निकालेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे टारगेट एलिमेंट के ऊपर आ रहा है या बराबर है क्या? तो हमने ले लिया 2 लेंथ के हम सब एरो को इसमें चेक करेंगे।
तो 2 के सब एरे को चेक करने के लिए पहले हमको प्री कंप्यूट करना पड़ेगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारी 2 लेंथ की सब एरे की, तो वो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 यही होगी बरोबर? तो हमारा सम क्या हो गया इज इक्वल्स टू 3। अब हमारा वेट यहाँ पे है। अब टारगेट एलिमेंट जो भी हो, एक्स हो, अगर बराबर रहेगा तो यहीं पे रुक जाएँगे हम लोग, नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा विंडो स्लाइड करेगा, ओके? तो स्लाइड कैसे करेगा? अब हम फिर से वही क्वेश्चन ये वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला। इसमें हम लिखते हैं सम इक्वल टू अ, हमारा जो सम था वो खुद, उसमें हम पीछे वाले एलिमेंट को निकाल देंगे, जिसको हम करेंगे माइनस, जो होगा i माइनस 1 से, एंड जो हमारा करंट एलिमेंट रहेगा, ओके सॉरी एंड, हाँ, ये एंड है, एक्चुअल में ये एंड आना चाहिए और यहाँ पे स्टार्ट आना चाहिए, ओके? तो जो नम्स होगा, अभी तो स्टार्ट ये था, अब देन जब आगे बढ़ेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये एंड हो जाएगा। सो स्टार्ट में से जो -1 करेंगे तो ये वाला इंडेक्स मिलेगा, ये हम अपनी स्लाइडिंग में अपनी विंडो से निकाल देंगे, जो कि हमारी ये एक्चुअल विंडो थी अभी के टाइम पे, और हम क्या कर देंगे आगे वाले एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। पहली विंडो यहाँ पे थी, उसका सम था कुछ, देन हमारी विंडो यहाँ पे चली गई, उसका सम था कुछ, देन हमारी विंडो यहाँ पे चली जाएगी, उसका होगा कुछ सम, देन हमारी विंडो यहाँ पे चली जाएगी। और विंडो स्लाइड कैसे कर रही है? सिर्फ आगे वाले एलिमेंट को हम सम में ऐड करते जा रहे हैं, पीछे वाले एलिमेंट को हम लोग सम से ये निकालते जा रहे हैं, आगे वाले एलिमेंट को सम में डालते जा रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे हमारी विंडो स्लाइड करती जा रही है वो एरे के अकॉर्डिंग, मतलब एरे के थ्रू आउट में। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक ले लेते हैं 3 ये क्या कहते हैं 3 लेंथ का। डिफाइन करता हूँ 1, 2, 3, 4। अब हम फिर से प्री कंप्यूट करेंगे ये वाले पार्ट का, बिकॉज़ हमारा 3 है लेंथ की, तो पहली 3 लेंथ की हम कंप्यूट कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो होगी हमारी 6, ओके। देन हमारा जो स्लाइडिंग विंडो होगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें एक न्यू एलिमेंट जो ये है वो ऐड होगा और ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से। ये हुआ सब्ट्रैक्ट और ये हुआ ऐड, ओके। देन फिर हमारा विंडो आगे बढ़ेगा। ये न्यू एलिमेंट ऐड होगा और ये ओल्ड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से ही, ठीक है। तो समझा कि एक साइज़ का हम लोग पहले विंडो डिफाइन करते हैं, देन उसको पुट थ्रू आउट द अरे उसको स्लाइड करते रहते हैं। तो यही है स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। अब मैंने पहले बताया था कि हर एक कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई होता है। तो ये क्वेश्चन में हमने फिक्स्ड साइज़ का अरे लिया था, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में 1 पे डिफाइन किया, देन 2 पे डिफाइन किया, देन 3 पे, 4 पे, 5 पे, एंड देन जो पूरी अरे की लेंथ होगी उसको डिफाइन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, फिक्स्ड लेंथ पे हम लोग चेक कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और टारगेट वैल्यू है उसके ग्रेटर देन या इक्वल टू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसको कहा जाता है कि फिक्स्ड लेंथ वाली स्लाइडिंग विंडो। तो इसका जो हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ, सॉरी। तो इसका जो अप्रोच का देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये स्लाइडिंग विंडो है, रूट कोड प्रीफिक्स हमें ये, एंड देन ये है स्लाइडिंग विंडो फिर हाँ, फिक्स वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं सबसे पहले 1 से, एंड देन एरे की पूरी लेंथ की तरफ जाएँगे, ओके? और ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास दूसरा फॉर लूप है, जो स्लाइडिंग विंडो को खसकाता रहेगा, ओके? आगे की तरफ बढ़ाता रहेगा। तो देखो, मैंने कहा था कि हर बार हमारा स्लाइडिंग विंडो क्या करता है, अगर पहली पहली बार न्यू लेंथ आती है कोई, जैसे कि पहली बार हमारा 1 आया, तो उसके लिए प्री कंप्यूट करता है चीज़ों को, क्योंकि पहला पहला जो हमारा विंडो रहेगा, उसके लिए तो कंप्यूट करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ आगे वाले एलिमेंट को ऐड करना है उसमें और पिछले वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक ही बार चलेगा, ठीक है? और ये विंडो की साइज़ जितना चलेगा, ठीक है? अगर 1 साइज़ करेगा, 2 साइज़ करेगा, 3 साइज़ करेगा तो चलेगा। जैसे कि 3 साइज़ का है तो हमारा इसमें कैसा था 1, 2, 3 था, तो 1, 2, 3 ऐड हो जाएँगे और सम बन जाएगा हमारा 6, ओके? तो ये फर्स्ट टाइम ही चलने वाला है, इतना पार्ट, और जो ये बाकी का पार्ट है, ये हर बार चलेगा, अगर एक बार विंडो इनिशियलाइज़ हो गई तो। क्या हो रहा है हर बार? हर बार पीछे वाला एलिमेंट माइनस होते जा रहा है, आगे वाला एलिमेंट ऐड होते जा रहा है। अभी आप इस पे ध्यान मत देना कि साइज़ -1 ही क्यों है, ये वाला क्यों है, इस पे डाउट करके इस पे स्टक मत हो जाना। कॉन्सेप्ट समझो और खुद भी इस पे रिसर्च करना, इस पे ध्यान देना बाद में, ठीक है? अब जब हम हर बार एक बार विंडो को रिकैलकुलेट कर रहे हैं, नए एलिमेंट को ऐड करके और रिमूव करके पिछले एलिमेंट को, हम हर बार चेक कर रहे हैं, क्या सम इसके बराबर या ग्रेटर देन तो हो रहा है क्या? या नहीं हो रहा है? उसके ऊपर चेक कर रहे हैं। जहाँ पे भी अगर मिल गया हमको,
तो वहाँ पे हम चीज़ों को रिटर्न कर दे रहे हैं। क्यों रिटर्न कर दे रहे हैं? बिकॉज़ हमने शुरुआत ही की है 1 से और जाएँगे n की तरफ। हेलो? 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 हाँ संजय। हाँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ। हाँ, तो हर बार इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं और हर बार जब हम ऐड कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं चीज़ों को, दोनों साथ में कर रहे हैं जब, तो हर बार हम चेक भी कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारे लिए वो एक नया ऐरे है और हर एक नए ऐरे को हमको चेक करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तभी तो हमको एक्चुअल आंसर पता चलेगा। देन ये एक हो गया कि स्लाइडिंग विंडो विथ फिक्स्ड साइज़, ओके? समझ लिया आपने कि एक लेंथ डिफाइन करना है, देन आगे-आगे बढ़ते जाना है। और फिर देन उसी जो हमारी लेंथ रहेगी उसको एक्सपांड करेंगे, देन आगे-आगे बढ़ते जाएँगे, एक्सपांड करेंगे, आगे बढ़ते जाएँगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बार जब हमारा न्यू स्लाइडिंग विंडो डिफाइन होगा तो वहाँ पे हमको प्री कंप्यूटेशन करनी है, ओके? ये बातें वहीं लिखी है, बरोबर? स्लाइडिंग विंडो जाएगी, चेकसम करेगी, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया मतलब इक्वल टू या उससे बड़ा हो गया तो देन उसको रिटर्न कर देगी। अगर नहीं मिला तो 0 रिटर्न कर देगी, ओके? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? n स्क्वायर थी बिकॉज़ 2 लूप थे, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी 1 हुई। प्रीफिक्स सम में क्या हो रहा था? रुको मेरा थोड़ा ये स्टक हो गया है अभी। प्रीफिक्स सम में हमारे पास क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर की थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n की थी। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी में काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई हमको एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में या कोई नए एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम उसी के अंदर काम करके ले ले रहे हैं। ओके? हाँ। देन सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो है स्लाइडिंग विंडो का जो है एक्सपांडेबल स्केल अप स्केल डाउन वाला, मतलब ये श्रिंक भी हो सकता है स्लाइडिंग विंडो एंड देन ये एक्सपांड कर सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में समझेंगे। जब से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के हिसाब से बदलता है, वैसे ये भी बदलेगा। अब स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं, जो कि श्रिंक भी होती है और एक्सपांड भी होती है। सो सबसे पहले हम एक एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब हमारी जो स्लाइडिंग विंडो होगी, उसकी भी लेंथ जो स्लाइडिंग विंडो होगी, उसकी भी लेंथ 1 से लेके एनी तक जाएगी। लेकिन ये जो होगी ना स्लाइडिंग विंडो की लेंथ, ये होगी डायनामिक। ये कभी भी मतलब कभी भी एक्सपांड हो सकती है, जैसे कि 2 है तो 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है और अगर 2 पे है तो ये 1 या 0 म सॉरी अगर ये 3 पे है तो 2 और 1 भी हो सकती है। इसलिए इसका जो विंडो साइज़ रहेगा वो डायनामिक ही रहेगा 1 और n के बीच। अब इसमें क्या होता है, अब सबसे बेस्ट पार्ट तो हमारा ये है कि बिकॉज़ इसमें सब एरे दिया गया है। अब अगर सब सीक्वेंस दिया होता तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन यहाँ पे सब एरे दिया है तो हमको कंटीन्यूअस पार्ट निकालनी है जो कंटीन्यूअस पार्ट है, तो स्लाइडिंग विंडो हमको हेल्पफुल रही है। अगर यहाँ पे अगर सब सीक्वेंस पूछा होता तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है? तो यहाँ पे सब सब एरे बोला है, तुमको कंटीन्यूअस पार्ट निकालना है, इसीलिए डायनामिक वाला हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग में मत जाना ये सिर्फ़ मैं इसके जो साइज़ के बारे में थोड़ा मतलब इसके बिहेवियर के बारे में बता रहा था कि इसका जो साइज़ होगा स्लाइडिंग विंडो का, वो थोड़ा डायनामिक होता है। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले पहले एलिमेंट को उठाते हैं, ठीक है? ये लिया मैंने सम, एक काम करते हैं, हम एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है? क्वेश्चन का जैसे कि टारगेट 231 243 एंड देन इसका जो टारगेट वैल्यू था वो यहाँ पे लिख देते हैं, टारगेट मतलब ये जो है ये लीस्ट वैल्यू ये इतनी तो होनी चाहिए तो हाँ, सबसे पहले हम सम को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो बताते हैं, ये रहा हमारा एरे, ओके। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा हमारे स्लाइडिंग विंडो का वो होगा 2 और बिकॉज़ जो हमारी स्लाइडिंग विंडो की सबसे पहले क्या होगी, साइज़ क्या होगी 1, ओके।
1 से शुरू होगा, एन तक जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? जब तक हमारा जो टारगेट एलिमेंट है ना, हमारा सम उसके बराबर या उससे बड़ा ना हो जाए, तब तक हम चीज़ों को ऐड करते जाएँगे, और जहाँ पर भी ये उसके बराबर या उससे बड़ा हो गया, तो हम वहाँ पे चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते जाएँगे, ठीक है? तो पहला विंडो हमारा यहाँ पे सेट हुआ, सम आया 2, ठीक है? देन विंडो एक्सपांड हुआ, यहाँ पे विंडो की साइज़ बढ़ी, ये हो गई 2, एक्सपांड हुआ, सम हो गया 5। अब ये भी, ये 5 7 से छोटा है, ओके? देन हमारा ये विंडो फिर से एक्सपांड हुआ, ये पहुँच गया यहाँ तक। अब इसमें 1 ऐड हो गया, ये हो गई 6, और हमारी विंडो की साइज़ हो गई 6। अब हमारा फिर से विंडो एक्सपांड होगा, अब ये विंडो एक्सपांड हुआ यहाँ तक पूरा, अब इसमें 2 ऐड हुआ तो ये कितना हो गया, ये 8। अब ये हो गई ग्रेटर देन वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे? अब जब चीज़ें ग्रेटर देन वैल्यू सामने आगे जाएँगी ना, जब हमारा जो सब एरे का सम होना चाहिए था, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जितना हमको चाहिए था, उससे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है? जैसे कि ऐसे सोच लो आप, आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है? और आपको मिनिमम लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो आपको सपोर्ट होना चाहिए ना, मतलब मिनिमम लोग चाहिए विथ मैक्सिमम सपोर्ट। अगर समझ लो आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोग ₹10-10 दे रहे हैं, तो आपके पास ₹100। लेकिन आपके पास 3 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 30, 60 और कुछ ₹10 देके आपका 100 कर दें। तो लोग भी कम हैं आपके पास, मतलब आपके पास लोग भी 3 हैं, एंड देन आपका सम जो होना चाहिए था 100 वो भी है। तो इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये जो पूरा सब एरे है, इसकी जो वैल्यू हो रही है वो टारगेट एलिमेंट के बराबर हो रही है। अब क्या पता यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट हो, इतना सिग्निफिकेंट ना हो, ओके? उसके ना होने से भी क्या पता ये टारगेट एलिमेंट को अचीव कर सके, ओके? तो इसके लिए हम लोग जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, उसको निकाल देंगे, और जब हम निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6, ओके? तो ये जो पार्ट हमको जो ये सम आया, अब जो ये सम है, ये इसके बराबर है? नहीं है। तो हम इसके आगे और एक्सपांड करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। अब इसके पहले हम लोग विंडो का साइज़ को घटा देते हैं। ये हो गया 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो कि सम कैसे चेंज हो रहा है और स्लाइडिंग विंडो का डायनामिकली क्या कहते हैं साइज़ भी चेंज हो रहा है। इसके साथ-साथ हम लोग एक और वेरिएबल को क्या कहते हैं साथ में लेके चलेंगे, जिसका नाम रहेगा मीन लेंथ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जो हमारा टारगेट एलिमेंट था, उसके बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यू वाला जो हमारे को सब एरे मिलेगा, इसका साइज़ क्या था? 4, ओके? जो ये था, ये वाला पार्ट, ओके? और जब ह हमें हमारे पास अभी जो करंट सब एरे है, उसका साइज़ क्या है? 3, लेकिन वो सब एरे का जो सम है, वो टारगेट सम से छोटा है। फिर हमारा जो स्लाइडिंग विंडो रहेगा, फिर एक्सपांड करेगा वो, फिर यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक है? अब इसमें ऐड होगा 4, जो हो जाएगा 10, देन हमारा स्लाइडिंग विंडो का साइज़ बढ़ गया, 3 हो गया। देन ये इससे बड़ा है? हाँ, बड़ा है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है? हाँ, है। क्या इसकी साइज़ जो ये है, इसकी साइज़ मीन लेंथ से बड़ी है? अरे सॉरी, मीन लेंथ से छोटी है? नहीं। तो ये वैल्यू वैसे ही इंटैक्ट रहेगी और इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया जाएगा। देन अब ये वैल्यू हमारी जैसे कि बड़ी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? जब भी हमारा टारगेट एलिमेंट अचीव हो जाता है, तो हम चीज़ों को श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम स्लाइडिंग विंडो को श्रिंक करते हैं। तो श्रिंक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या लास्ट एलिमेंट हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट है? वो कैसे चेक करेंगे? निकाल के उसको। अब हम जब 3 माइनस कर देंगे, देन 7, क्या ये इसके इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है? हाँ, है। तो मतलब क्या हुआ, जो लास्ट एलिमेंट था 3, वो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था। हम उसको निकालने के बाद भी हम लोग उतने मतलब जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे ना, इलेक्शन में वाला। हाँ, तो आपको सिर्फ 50% वोट चाहिए, 51% वोट चाहिए। तो आप 70% वोट लेके भी क्या करोगे? जब आपको 51% वोट में ही आपको मतलब इलेक्शन में विनिंग मिल जा रहा है। ओके? तो हमने 3 को निकाल भी दिया, फिर भी हमारा जो सम हो रहा है वो 7 के बराबर हो रहा है। तो क्या ये जो वैल्यू है, तो हमारा जो नया विंडो बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 का, बरोबर? तो क्या ये जो वैल्यू है इस साइज़ विंडो साइज़ की 3, क्या ये मीन लेंथ से छोटी है? अगर छोटी है तो हम इसको करेंगे अपडेट, वो हो जाएगा 3। एंड देन ये होने के बाद अब हम फिर से एक बार करके देखेंगे आगे की तरफ। अब ये इसके बराबर हो गया, तो हम फिर से कोशिश करेंगे, क्या ये जो लास्ट एलिमेंट अभी करंटली हमारे पास है, वो क्या सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? तो क निकाल के देखेंगे, तो निकालेंगे तो 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा साइज़ इसका 2। अब ये क्या हो गया, फिर से हमारा जो टारगेट एलिमेंट था अचीव नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा टारगेट एलिमेंट अचीव हो जा रहा है तो हम श्रिंक कर रहे हैं, जब भी हमारा टारगेट एलिमेंट नहीं अचीव हो रहा है तो हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो हम फिर से यहाँ पे एक्सपांड करेंगे और 3 को उसके अंदर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 4 एंड 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ऐड होगा उसमें, बरोबर? ये हो जाएगा 9, ओके? देन 9 ऐड किया और यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग विंडो का साइज़ भी बढ़ गया 3। अभी हमको अचीव हो चुका है, ओके?
अचीव हो चुका है, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये स्लाइडिंग विंडो का जो लेंथ है अभी, वो इससे छोटा है? अभी यहाँ पे 3 3 से छोटा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं होगा। अब इसके बाद जब भी हमको अचीव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी विंडो को श्रिंक करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या लास्ट एलिमेंट हमारे लिए थोड़ा सिग्निफिकेंट है, अगर सिग्निफिकेंट होगा, देन हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा, अगर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो हमारा जो मीन लेंथ का साइज़ है, वो और छोटा हो सकता है, ठीक है? तो हमने क्या किया, 2 को हटाने की कोशिश की, देन हम 9 में से 2 किया, घटाया तो 7 हुआ। अब ये जो वैल्यू है, ये टारगेट एलिमेंट के बराबर या ग्रेटर देन है, ओके? और ये होने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि क्या जो हमें स्लाइडिंग विंडो का लेंथ मिला है, क्या वो हमारे मीन लेंथ से छोटा है? हाँ, है, बिकॉज़ इसका स्लाइडिंग विंडो का लेंथ क्या हो गया अभी 3 से घट के 2 हो चुका है, बिकॉज़ जो ये 2 था, हमारे लिए इस सब एरे में इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमने फिर से अपडेट कर दिया, ये वैल्यू हो गई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये श्रिंक हो चुका है, ओके? अभी श्रिंक हो चुका है, बट हमारी वैल्यू वो 7 है, मतलब हमारा टारगेट एलिमेंट था वो अचीव हो रहा है अभी भी। हम फिर से कोशिश करेंगे कि क्या लास्ट एलिमेंट हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हम उसको फिर निकाल के देखेंगे, इसको हमने फिर निकाल दिया, 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 3 एंड देन हमारा स्लाइडिंग विंडो की जो साइज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी 1, ओके? अब इसमें जो वैल्यू आई है, वो इसके बराबर मतलब जो हमारा टारगेट एलिमेंट था वो अचीव नहीं हुआ और इसके आगे कोई भी आगे एलिमेंट नहीं है अरे में। तो हम यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएँगे और जो लास्ट में हमारा मीन लेंथ की वैल्यू होगी ना, उसको हम कर देंगे रिटर्न। तो आपको ये समझा कि कैसे सम के अकॉर्डिंग हमारा स्लाइडिंग विंडो का साइज़ बढ़ रहा है और अगर बढ़ जा रहा है, अगर हमको टारगेट एलिमेंट अचीव हो जा रहा है, तो हम कैसे श्रिंक कर रहे हैं और श्रिंक करते-करते हमारे बार ये भी चेक कर रहे हैं क्या वो हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है? अगर बराबर है, तो मीन लेंथ को अपडेट कर रहे हैं, अगर वो उससे छोटा होता है तो। तो इस तरह श्रिंक और एक्सपांड होता है स्लाइडिंग विंडो। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दोगे, जो पिछला स्लाइडिंग विंडो वाला हमने किया था, उसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर थी। मतलब 2 फॉर लूप लग रहे थे और यहाँ पे एक ही फॉर लूप से काम हो रहा था। इसके पहले उसमें एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी और इस कॉम्प्लेक्सिटी एन लग रही थी और फिक्स्ड वाले सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लग रही थी, लेकिन वहाँ पे हमें सहूलियत मिली थी स्पेस की। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, हम सिर्फ़ एक बार ही ट्रैवल्स कर रहे हैं, इसके बाद ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई 1। ये होता है सबसे ऑप्टिमाइज़, ओके? तो आपने समझा कि कैसे ये श्रिंक एंड एक्सपांड वाला जो स्लाइडिंग विंडो है, जो कि डायनामिक साइज़ अपने पास की प्रॉपर्टी रखता है, वो कैसे ऑप्टिमाइज़्ड है इसमें, ठीक है? इसमें हमारे पास टेबल भी है, जो आपको बताएगा चीज़ों को, जैसे कि देखो हाँ, जो हमारा पहला था वो n स्क्वायर और n था, देन उसके बाद n स्क्वायर n 1 हुआ, देन उसके बाद n और 1 हो गया। और उसके क्यों 1 हुआ है उसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। अब थोड़ा कोड के बारे में देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो मैंने बताया क्या कोड में भी वैसा लिखा हुआ है कुछ? तो पहले हमने स्टार्ट को किया 0 पे एंड देन एंड को भी किया 0 पे। ये मैंने पहले ही आपको बताया बिकॉज़ सेम पे क्यों इनिशियलाइज़ किया जाता है? बिकॉज़ अगर हम उसको एक स्टेप आगे करेंगे तो वो स्टार्ट होगा 2 लेंथ की स्लाइडिंग विंडो से। इसके लिए हम लोग उस अ, मतलब डिफेक्ट को हटाने के लिए या उस मतलब एक कहते हैं ना कि गलती को बचाने के लिए हम लोग इसको ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आपको। ये बरोबर तरीके से सेट करना चाहिए आपको। देन पहले 1 लेंथ पे सेट हो गया, देन हमने पहले पहले वैल्यू को ऐड किया इसमें, तो जैसे कि पिछला इसमें देख सकते हो आप 2 था वो, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, देन हम आगे की तरफ चलेंगे। अगर सम ग्रेटर देन होगा टारगेट के, देन हम श्रिंक करेंगे, ये श्रिंक वाला फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो वैल्यू माइनस हो रही है, यहाँ पे देखो वैल्यू माइनस हो रही है और जो हमारा स्टार्ट एलिमेंट है मतलब जो एकदम लोअर बाउंड रहेगा वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और जो लेस सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग में उसको हटाते जा रहे हैं। एंड देन हटाने के बाद क्या चेक कर रहे हैं, अगर हटाने के बाद क्या चेक कर रहे हैं हर बार, अगर हटाने के बाद वो समझो देखो, अगर हटा दिया मैंने और स्टार्ट को आगे कर दिया, फिर भी सम हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है टारगेट के, तो हर बार हम क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारा मीन लेंथ है और जो हमारा जो करंट स्लाइडिंग विंडो का लेंथ है, क्या उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है? और अगर उस करंट स्लाइडिंग विंडो का जो लेंथ है, अगर वो कम होगा, देन हम उसको चेंज कर देंगे मीन लेंथ। और ऐसे करते हमारा जो एलिमेंट पहुँचेगा, स्लाइडिंग विंडो पहुँचेगा, वो लास्ट एलिमेंट पे पहुँच जाएगा एंड देन हम इसमें से टर्मिनेट हो जाएँगे एंड देन लास्ट में क्या चेक करेंगे? अब ये देखो, ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको बिकॉज़ अगर समझो यहाँ पे हम लोग इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको नम्स का जो मैक्सिमम नम नम मतलब जो नम एरे है उसका भी लेंथ दे सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यू दी बिकॉज़ अगर समझ लो जो भी मैक्स वैल्यू होगी
अगर हमारा कुछ छोटा है जैसे कि मतलब फाइनाइट अब देखो ये एक्चुअल में देखो एक तरह का इनफाइनाइट वैल्यू बिकॉज़ ये थोड़ा मिलियन बिलियन में जाता है। और हमारा जो एक्सपेंशन जो हमेशा बिलियन से छोटा ही है। की वैल्यू तो मतलब चेंज ही नहीं आया अगर हमारे पास कोई बैलेंस मिला ही नहीं जो ग्रेटर देन 0 का मेंशन किया गया था। अगर नहीं है ऐसा, अगर समझ लो ये सेम वैल्यू नहीं है जो कि हमने इनिशियलाइज़ की थी, तो मतलब इसमें कुछ चेंजेस आए मीन लेंथ में, तो हम अगर चेंजेस आए हैं तो ये इसके बराबर नहीं होगा, देन फॉल्स होके ये वाली वैल्यू इसमें रिटर्न हो जाएगी। अब इसको बहुत जनों ने सी में देखा होगा, इसको टर्नरी शायद से कहते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर है शायद से आई थिंक। ये जो इफ एल्स हम लगाते हैं ना, उनको शॉर्टकट में लिखने का स्टेटमेंट है ये, ओके। इसमें कैसा होता है कि ये चीज़ें चेक की जाती हैं, अगर ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट रिटर्न होता है, अगर फॉल्स होता है तो ये वाला पार्ट रिटर्न होता है। तो आपने ये देखा कि कैसे श्रिंक और एक्सपांड होता है स्लाइडिंग विंडो एंड स्लाइडिंग विंडो का खुद का कॉन्सेप्ट देखा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो किसी को शायद डाउट नहीं आया, बस हम सभी आया है सुरेश की तरफ से। और किसी को कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में डाल देना फटाफट, बिकॉज़ हमको आगे ही बढ़ना है, बिकॉज़ स्लाइडिंग विंडो का एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसमें ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया चीज़ों के ऊपर। देन शायद किसी को भी नहीं है प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है, वो बेस्ड है इंटरवल्स के ऊपर। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। समझ लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? एक मैन्युफैक्चरर है, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है? एक क्या होता है, एक फिनिशिंग देता है चीज़ों को एंड देन एक रॉ चीज़ों को ऐड करता है। जैसे कि अगर गियर बॉक्स ऐड करना है, देन उसके ऊपर लेदर का आपको कोटिंग आएगा, ओके? जो लेदर कोटिंग होता है उसको, ठीक है? तो इस तरह से समझ सकते हो आप, जैसे कि एक ने रॉ चीज़ जिसमें डाली एंड देन एक ने फिनिशिंग दी। एक एक जन ने रॉ चीज़ डाली, एक जन ने फिनिशिंग। तो ये क्वेश्चन में आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखना समझ लो हमारी कार है, ठीक है? कार पहले हमारे पास क्या कहाँ गई? पहले डिपार्टमेंट में गई, जहाँ पे हमने एक रॉ चीज़ें डाली जैसे कि गियर बॉक्स हो गया। देन दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है, ठीक है? क्या करने के लिए? उसमें फिनिशिंग देने के लिए। फिर पहले डिपार्टमेंट में आ रही है, उसमें कुछ रॉ चीज़ें डाली गई, जैसे कि ब्रेक डाला गया। देन उसमें कुछ फिनिशिंग होगी तो फिनिशिंग डाला गया। अब इसमें कुछ-कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें साथ में काम करें तो हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट जो होगा वो कम हो सकता है एंड देन जो हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा आ रहा है बार-बार कि हम यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, तो उसमें एक हमको बेनिफिट मिलेगा। ओके? तो जैसे आप देख सकते हो कि जो मतलब जो रॉ चीज़ें डाल रहा है चीज़ों मतलब इसमें कार में, उसको टाइम लगेगा 1 से 3 ओके? देन उसी टाइम पे अगर देखा जाए तो 2 से 6 के इंटरवल के बीच में ही जो उसके ऊपर फिनिशिंग है वो सेकंड पॉइंट से ही शुरू होनी चाहिए और वो 6 तक चलेगी, ओके? तो जो 1 और 3 है एंड देन 2 एंड 6 है, ये चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, बट इनके डिपार्टमेंट्स अलग हैं, ओके? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ में कर सके वो दोनों डिपार्टमेंट वाले। तो अगर एक कार मैन्युफैक्चरर को दोनों चीज़ों को एक साथ करना है, तो ये दोनों मैकेनिक्स जो काम कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उनको कोलैब करना पड़ेगा साथ में, एक ऐसी वर्क स्पेस में आना पड़ेगा कि जहाँ पे वो साथ में काम कर सकें, मतलब वहाँ उसने गियर बॉक्स डाला, इसने फिनिशिंग लगाई, उसने ब्रेक डाला, इसने फिनिशिंग की। तो अगर ये चीज़ें ग्रुपिंग कर दें हम चीज़ों की, कोलैब कर दें चीज़ों का, तो कितना अच्छा होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बरोबर? जो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, उनको अगर मैंने एक ही वर्क स्टेशन में डाल दूँ मैं और वो दोनों मैकेनिक एक साथ काम करें उस कार पे, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कितना टाइम मतलब कम टाइम कंज्यूम होगा। तो इस क्वेश्चन का कुछ अगर स्टोरी देखा जाए तो इसी तरह है, जहाँ पे हमको ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सबसे पहले करना पड़ेगा इसको सॉर्ट बिकॉज़ अगर हम चीज़ों को सबसे जो काम है जैसे समझ लो
फर्स्ट सेकंड में उसपे ब्रेक लगना चाहिए और सेकंड सेकंड में उसके ऊपर कोटिंग चढ़नी चाहिए। तो हम चीज़ों को अगर एक सीक्वेंस में सॉर्ट करके रख दें, कि मतलब जैसे एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में, जैसे कि एक क्यू होता है ना कि पहले ये काम होगा, देन ये काम होगा, देन ये काम होगा, तो वो चीज़ें एकदम परफेक्टली प्रोसेस होंगी। मतलब जो सीक्वेंस होना चाहिए चीज़ों का प्रोसेस होने का, तो वो प्रोसेस बरोबर से होगी। अब वो कैसे प्रोसेस बरोबर होगी? उसके फर्स्ट टाइम में, मतलब वो शुरू कब होने वाला है, जैसे कि ये फर्स्ट मिनट पे शुरू होने वाला है, ये सेकंड मिनट में शुरू होने वाला है, ये 8th मिनट में शुरू होने वाला है, देन ये 15th मिनट में शुरू होने वाला है। तो अगर चीज़ों को हम लोग उसके स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से अगर हम उनको सॉर्ट कर देवें, तो चीज़ें एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में आ जाएँगी। मतलब जब उनको प्रोसेस करना चाहिए, वो उसी टाइम पे एंटर करेंगी उस कार मैन्युफैक्चरर की दुकान में, ठीक है? तो हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट क्या आ रहा है। एक हमको 2D अरे आ रहा है जिसमें एक स्टार्ट वैल्यू होगी कि वो काम कब शुरू होने वाला है, देन काम कब खत्म होने वाला है। देन हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं इंटरवल बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग टाइम। अगर स्टार्टिंग टाइम में हम इंटरवल में वो कर देंगे तो उसका जो प्रोसेसिंग सीक्वेंस है, वो श्योर हो जाएगा कि वो सब चीज़ें प्रोसेसिंग कम होगी। जैसे कि किसी को लेदर मतलब वो लगवाना है कि सील होती है कार कोटिंग वगैरह जो भी कवर होता है। अगर वो कोटिंग जो कवर है, वो पहले ही लगाने की कोशिश करें और तो ये गलती हो जाएगी ना वहाँ। तो हम सॉर्टिंग है जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग टाइम के ऊपर होगी, वो क्या इंश्योर करेगी जो प्रोसेस को सीक्वेंशियली हो मतलब तो यहाँ पे सॉर्टिंग का है। तो जो होगा एक लास्ट का होगा मर्ज। मर्ज क्या है? हेलो, नरेंद्र, हेलो, हाँ संजय। आ रहा है ना आवाज़? हाँ, हाँ आ रहा हाँ। है, ब्रेक तो तो कर हमारे पास यहाँ रही पे है। हाँ, हाँ, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक होगा मर्ज, एक होगा क्लास। हम सीधा एक बार क्या काम करते हैं सॉल्यूशन में जाके चेक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मर्ज में क्या है जो कि मैंने पहले बताया था ना कि 2 डिपार्टमेंट्स है एक मैन्युफैक्चरर के पास, तो मर्ज ऐसी लिस्ट है, उसको एक वर्क स्टेशन समझ सकते हो, वर्क स्पेस समझ सकते हो, जहाँ पे चीज़ों को मैं ग्रुप करके रखते जा रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हमने चीज़ सॉर्ट किया, एंश्योर करने के लिए सीक्वेंशियली प्रोसेसिंग हो चीज़ों का। फिर हमने एक अरे लिस्ट डिफाइन की। अब ये अरे लिस्ट क्यों डिफाइन की? बिकॉज़ यहाँ पे समझ लो n ग्रुप्स हैं। देन उनको ग्रुपिंग करने के बाद कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है ग्रुप्स की। मतलब समझ लो n ग्रुप्स हैं, समझ लो 10 ग्रुप्स हैं, तो अगर लास्ट टू लास्ट अगर ग्रुपिंग करने के बाद 4 बचे, तो हमारे पास जो स्पेस की जो दिक्कत होती थी पहले, जो कि एक जेनेरिक अरे में होती थी, वो किसने सॉल्व की थी? अरे लिस्ट ने सॉल्व की थी, जो डायनामिक एलोकेशन देता था। क्योंकि हमने पहले दिन पे वो किया था, इसके ऊपर बात किया था। देन हमने एक और इनिशियलाइज़ किया एरे को, जिसको इसलिए हमने एक जेनेरिक एरे में इनिशियलाइज़ किया बिकॉज़ इसमें कोई भी साइज़ में चेंजेस नहीं आ रहा है, बिकॉज़ ये हमेशा 2 की रहेंगी। बिकॉज़ जब हम कभी भी एक इंटरवल को पकड़ेंगे या एक प्रोसेस को पकड़ेंगे, देन इसमें एक स्टार्ट पॉइंट होगा एंड देन एंड पॉइंट होगा, तो इसमें हमेशा साइज़ उसकी फिक्स्ड है, जो कि होगी 2। ओके? तो हमने क्या किया सबसे पहले, पहला जो हमारा रहेगा, जो हमारा पहला इंटरवल रहेगा, वही हमारा सबसे पहला प्रोसेस होगा, सबसे लास्ट भी वही होगा, बरोबर? देन इनिशियलाइज़ कर दिया हमने पहले इंटरवल को एज़ अ लास्ट बिकॉज़ स्टार्टिंग में हर चीज़ लास्ट होती है और हर चीज़ ही फर्स्ट होती है। देन हमने सबसे पहले इंटरवल को उठाया और हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं, क्या इसका स्टार्टिंग इसके अंदर है? अब आप ये फर्स्ट वाली कंडीशन छोड़ दो, हम 2 एलिमेंट को लेके देखते हैं, अलग-अलग एलिमेंट को। क्या? क्या इसका एंड और इसका जो स्टार्ट है वो ओवरलैप कर रहा है क्या? जैसे कि हुँ, जैसे कि एक प्रोसेस है, ये चालू होगा 1 पे देन 2 पे, देन 3 पे, ओके? 3 तक था ना ये? हाँ, 1 से 3 एंड 2 से 6 तो हम 2 से 4 ले लेते हैं, ओके? तो हमारा जो पहला प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक और जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो 2 से 4 हो रहा है। तो हम हर बार क्या चेक करेंगे? इसका एंड पहले प्रोसेस का एंड और दूसरे प्रोसेस का स्टार्ट, बरोबर? क्या ये ओवरलैप हो रहा है उसी से पता चल जाएगा। सॉल्यूशन में भी वही चीज़ की गई है। क्या चेक की जा रही है? जो लास्ट जो लास्ट हमारा था, जो
लास्ट हमारा क्या कहते हैं, जो लास्ट हमारा प्रोसेस था, क्या उसका एंडिंग जो हमारा करंट प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से बड़ा है या छोटा है उसके ऊपर। अगर समझ लो, अगर इसका स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होता, अगर इसका स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होता, क्या कहते हैं 4 से शुरू होता, तो इसका स्टार्टिंग हो जाता बड़ा और ये हो जाता छोटा, बरोबर? तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ गई है, जो लास्ट हमारा प्रोसेस था, क्या उसका एंडिंग छोटा है नेक्स्ट वाले प्रोसेस के स्टार्टिंग से? तो मतलब क्या हो जा रहा है कि लास्ट वाला जो प्रोसेस था, वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है और जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं और ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, जो हमारा करंट ग्रुप होगा उसको हम सीधा ऐड कर दे रहे हैं। उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका फर्स्ट पॉइंट। एंड देन क्या कर रहे हैं, जो हमारा करंट एलिमेंट है उसी को हम लोग लास्ट एलिमेंट को डिफाइन कर दिया जा रहा है। तो क्या होगा इससे, अब जो हमारे पिछले वाले प्रीवियस वाले प्रोसेस थे वो ऐड हो चुके हैं हमारे नए वर्क स्पेस में। लेकिन जो हमारा करंट है वो सिंगल एलिमेंट है, तो हमको ट्राई करेंगे आने वाले जो अगले प्रोसेस है उसमें के लिए मैं यहाँ पे लास्ट में लास्ट एज़ अ लास्ट इंस्टेंस ठीक है? अगर समझ लो कोई एक प्रोसेस आता है जिसका जिसका जो लास्ट है ना, जिसका जो लास्ट है, वो किसी दूसरे प्रोसेस के फर्स्ट से कोलैब कर जा रहे हैं, जो कि हो रही है एल्स वाली कंडीशन, जहाँ पे मर्ज हो जा रहा है इंटरवल, ओके? तो मर्ज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक बार ऐसा हो सकता है कि ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है, देन और दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि उसके अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है? तो हम इसका एंडिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम दोनों का एंड उठाएँगे एंड देन जो मैक्स वैल्यू रहेगी, वो ही इस इंटरवल की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, बरोबर? टोटल टाइम एलोकेशन हो जाएगा। तो हम दोनों का मैक्स वैल्यू निकाल के देख रहे हैं, जो एंडिंग वैल्यू है एंड उसको ही एंड कर देंगे हम। हुँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, जहाँ पे कि एक प्रोसेस पूरा का पूरा उसके अंदर आ रहा है और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्रोसेस सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ओवरलैप नहीं मतलब पूरी तरह से उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैथ का किया गया है, इनको जो एंडिंग है, एकदम मैथ एंडिंग है, वो पता चलेगी। तो उसके बाद क्या होगा, समझ लो ये दोनों ग्रुपिंग और जो पार्ट थे वो हो गए। तो अभी लास्ट हमारा एलिमेंट बचा था, जो किसके साथ भी नहीं था, बरोबर? समझ लो एक था 1 एक था 4 और फिर देन 1 2 3 4 5 एक था 1 2 3 4 तो देखो एक 1 से 3 था, सॉरी 1 से 3 था एंड देन एक 2 से 4 था और एक हम पकड़ लेते हैं जो कि 5 होगा, ठीक है? 6 एंड 7 एंड 8 10 9 एंड देन एक और ले लेते हैं जो इसके अंदर ही हो सकता है और एक और लेते हैं जो इसके बाहर होगा। समझो, ये जो पहला इंटरवल था उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया एज़ अ फर्स्ट हाँ, एज़ अ लास्ट, ठीक है? तो हमारा लास्ट क्या है? इसका स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसको एंड। तो स्टार्ट क्या है इसका 1, इसका स्टार्ट क्या है 2। देन हमने दूसरे एलिमेंट को उठाया, मतलब दूसरे इंटरवल को उठाया, चेक किया, क्या इसका एंड और इसका स्टार्ट ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ, ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं? क्या ये पूरी तरह इसके अंदर आ रहा है या फिर उसके आधा अंदर आ रहा है? अब जब यहाँ हमने यहाँ पे चेक किया तो इसका जो एंड का मैक्स क्या था, एंडिंग क्या थी मैक्स 3 और इसकी एंडिंग मैक्स थी 4। तो अब जो लास्ट एलिमेंट होगा, जब भी ग्रुपिंग हो रहा है तो उसका स्टार्ट क्या है 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 हट के क्या हो जाएगा 4 ओके? एंड देन जब हमने ये अभी एक ग्रुप बन गया, ठीक है? ये एक ग्रुप बन चुका है। ये दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। अब देन इसका स्टार्ट क्या था, अभी लास्ट एलिमेंट उसका वैल्यू क्या है स्टार्ट 1 एंड देन इसका 4 है। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया जो कि ये है, नेक्स्ट इंटरवल आया ये है, इसका 5 और 7 है। अब हमने क्या किया 4 को कंपेयर करने की कोशिश की 5 से। अब ये दोनों देखो 4 और 5 अब 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो मतलब ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, जो कि ये कंडीशन है। जो करंट है इसका स्टार्टिंग इससे बड़ा है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, जो लास्ट ग्रुप होगा, जो ये वाला ग्रुप है ना, इसको हम उठाएँगे, ये वाले ग्रुप को हम सीधा उठाएँगे, भेज देंगे सीधा उसके अंदर ही, ओके? तो जो हमारा ये वाला जो ग्रुप रहेगा, उसी को हम लोग सीधा उठा के सीधा भेज देंगे कि भाई, ये जो एक वर्क स्टेशन था, एक वर्क स्टेशन अ, वर्क वर्क स्टेशन मान लेते हैं, एंड इसको उठा के सीधा वहीं पे फेंक देंगे कि भाई, ये एक ग्रुप आया है, इनको सबको साथ में काम कराना है।
ओके, ये चला गया। अब देन हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? अभी जब हमारा जो ये पूरा एक वर्क स्टेशन बन चुका है और जो हमारे एलिमेंट्स जा चुके हैं, तो हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? जो करंट एलिमेंट हम प्रोसेस कर रहे हैं बरोबर? तो ये हो रहा है ना कि जो करंट एलिमेंट था हमारा बड़ा था, तो हमने क्या किया? उसको वर्क स्टेशन में भेज दिया, मतलब मर्ज वाले में हमने लिस्ट में ऐड कर दिया और जो हमारा करंट एलिमेंट है, उसको हमने लास्ट बना दिया। तो हम लास्ट क्या हो गया? उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी लास्ट वाले की स्टार्टिंग क्या होगी? सॉरी, हाँ, लास्ट वाले की स्टार्टिंग क्या हो गई है? 5 और इसकी एंडिंग क्या हो गई? 7। देन उसके बाद क्या हो रहा है? देन नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ठीक है? उसका स्टार्टिंग क्या है? 6 एंड देन इसका इसका एंडिंग क्या है? 7, मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं। तभी हमने ये चीज़ चेक कर रहे हैं ना हर बार इसके थ्रू कि क्या पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, या आधा ओवरलैप हो रहा है तो उसकी सेकंड वाले की एंडिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों सेम वैल्यू आ गई। तो सेम वैल्यू क्या है इन दोनों की? 7। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट ये जो प्रोसेस है इसके साथ ये ग्रुपिंग हो गया इसका, ठीक है? ये ग्रुपिंग हो गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट आया, नेक्स्ट एलिमेंट भी ओवरलैप कर रहा है, ओके? देन इसने फिर से चेक किया कि पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है या फिर आधा-अधूरा इंटरसेक्टिंग कर रहा है। तो उसने मैथ डॉट इससे क्या किया उसने, इस वाले का एंड जैसे कि इसको 1 बोल देता हूँ मैं, P1 को बोल देते हैं P2। P1 का जो एंड है, P1 का एंड और P2 के एंड को कंपेयर किया। जो बड़ी वैल्यू रहेगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 9। तो ये जो नया प्रोसेस हमने ओवरलैप करते हुए बनाया है, जो नया ग्रुप बनाया है, उसका स्टार्ट क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 55, लेकिन एंड क्या हो जाएगा? 9, बरोबर? और हम इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये जो पूरा ग्रुप ही था, इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे ले जाके। कि भाई सीधा तू मर्ज है, मर्ज करके जो हमारा एरे है, उसमें ले जाके हमने डाल दिया इसको कि भाई लो एक नया ग्रुप है, जो 2 कोलैब कर रहे हैं, तो साथ में काम करने दो, नहीं तो ये बेड़ागर्द कर देंगे। यहाँ इसी के साथ जब हम ये सारी इसको प्रोसेस किया एंड सारे जो भी हमारे प्रोसेस के लिए सारे चीज़ों को ग्रुपिंग कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? कोई भी एलिमेंट नहीं बचा और जब हम लोग एंड में पहुँच जाएँगे, तो ये जो 2 हमने ग्रुप बनाया ना, ये ग्रुप, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक, और इसकी वैल्यू क्या थी? 5 से लेके 7 तक। तो ये 2 ओवरलैप्ड ग्रुप हम लोग वापस कर देंगे किसकी हेल्प से? मर्ज की हेल्प से। एंड देन अभी ये हमारे में हाँ, एक चीज़ ध्यान वाला चाहते हैं कि हम int है, ठीक है? तो हम जो एरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक जेनेरिक उसका सिंटैक्स आप लोग एरे लिस्ट को एरे लिस्ट टू एरे करेंगे एंड देन इनिशियलाइज़ कर देंगे इंट को इसके साइज़ से एंड देन पास कर देंगे। ओके? ये समझा ये वाला लास्ट वाला पार्ट ये कि कैसे एक एरे लिस्ट को जेनेरिक एरे में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर कोई डाउट? कोई डाउट है तो बता सकते हो, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं चीज़ों को। या फिर कोड को देख के या कुछ आपको चाहिए कोड का एक्सप्लेनेशन, या फिर से ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही चीज़ों की, सॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम चीज़ों को, उसके बारे में कुछ। हाँ, सुरेश ने तो थंब दे दिया, बाकी सबके बारे में इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, सर्वेश के बारे में, मोहम्मद के बारे में इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो करेंगे इंटरैक्ट। एंड देन और कौन है? नेथन, देन एंटोनी, देन अंसारी, देन यश, देन मोहम्मद, देन जयेश, देन इकरा। किया भाई किया। डन? ओके। तो ये चीज़ें समझी आपको आज की? या कोई किसी ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर कोई डाउट? जो भी इसके पहले इसको छोड़ के इसके पहले भी किया हमने अपने एक्सप्लेन, उसके ऊपर कोई डाउट? और एक बात ध्यान देना, कभी भी मतलब अगर अभी जो नेक्स्ट सेशन सेशन आएँगे ना आप लोग, तो एक बार प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस को रेफर करके आना आप। इसलिए हमने आपको ये स्लाइडिंग बोल रहा मैं, ये शीट हमने पहले ही से आपको दे दी है कि आप खुद से भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा आपको डॉक्यूमेंट पास कर देते हैं कि आज के 3 क्वेश्चन ये हैं और हम ये करने वाले हैं।
ये आपको क्यों दी गई है कि आपको पहले से एक चीज़ों के बारे में खुद से एक्सप्लोर करने का मौका मिले एंड देन और यहाँ पे चीज़ें जैसे ईज़ी, हार्ड है, उस बारे में कर दिया गया है, एरेज़ है, कॉन्सेप्ट है एंड देन कौन से प्लेटफ़ॉर्म में वो भी चीज़ें सब बता दी गई है। तो जाओ यार शीट वगैरह चेक किया करो एंड देन उसके बारे में क्वेश्चन का डिस्कशन पढ़ा करो और जब नेक्स्ट सेशन में आप आते हो तो अगर आपके पास कुछ एक नया अप्रोच है, ठीक है? अगर आपके पास कोई अप्रोच आप सोचते हो तो आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें क्या कहते हैं एंड में कि हाँ, ये अप्रोच भी हो सकता है। और ये सॉल्यूशंस वगैरह में आप जाते हो? ये सॉल्यूशंस वगैरह में आप खोलते हो कोई? हाँ, हेलो? ये सॉल्यूशंस वगैरह देखा किया करो, यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं ये सब चीज़ें। आपके लिए एक्सप्लेनेशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो आप? ईच विंडो क्यों ऐसा हो रहा है, एन क्यों हो रहा है, एन करके हो रहा है, देन इसकी टेबल क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी देखा कीजिए कर। जो डॉक है उसमें भी रोबोट्स वगैरह रहते हैं तो उससे भी समझने के लिए आपको हेल्प होगी। एंड देन हाँ, लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है ये रेपुटेशन देन इसको अपलोड कर दिया करो। तो क्या होगा रैंकिंग बढ़ेगी और लोगों को भी जैसे-जैसे किसी की भी रैंकिंग बढ़ती है अपवोर्ड मिलते हैं तो क्या करता है वो सॉल्यूशन ऊपर जाता है, रैंकिंग उसकी बढ़ जाती है। देन दूसरे लोगों को भी उसका क्या कहते हैं मौका मिलेगा ये सॉल्यूशंस वगैरह देखने का। देन अपलोड कर दिया करो ऐसे, ओके? देन अगर यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन भी अगर आप कुछ बोलना है इसके बारे में तो यहाँ पे डाल दिया करो, बस और क्या ही कह सकता हूँ मैं। सॉल्यूशन दिया जा रहा है, शीट पकड़ाई जा रही है आपके हाथ में। बस करना है। और ये सेशन जो होने वाले 40 दिन ऐसे नहीं है कि आपको मास्टर बना देंगे डीएसए में। ये सिर्फ़ एक आपको किक देना चाहते हैं डीएसए का कि बस शुरू कर दो। चाहे कैसे भी शुरू करो, कहाँ से भी शुरू करो, बस शुरू कर दो। यहाँ पे मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शीट वग़ैरह देखो या कुछ हो, बस स्टार्ट करो। हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था, कुछ भी रैंडमली सॉल्व करके, लेकिन धीरे-धीरे चला कि चीज़ें कैसी हैं। अगर कोई सेकंड ईयर से है, तो भाई शुरू कर देना। बिकॉज़ थर्ड ईयर आते-आते मतलब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, कर देना चाहिए था। देन मेरी तरफ से इतना ही, अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। आई थिंक कि हाँ, किसी को डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ओके? थैंक यू, बाय।